नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हेमोरॉइड्स। ठीक है, तो हेमोरॉइड्स के बारे में बात करते हैं हम थोड़ी। हेमोरॉइड एक्टोमी, एक्टोमी मीन्स कट करके, कट और एब्लेट करके बाहर निकालना, है ना। तो हेमोरॉइड्स को काट के बाहर निकालना, दैट इज हेमोरॉइड एक्टोमी। हेमोरॉइड्स एक्चुअली में होते क्या है, तो जो एनल कुशन्स होते हैं, ये एनल रीजन में जो लाइनें दिख रही है ना, कोई ये कुशन्स होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि फिकल मैटर होता है, वो हार्ड फिकल मैटर बाहर निकलता है। तो हार्ड फिकल मैटर बाहर निकलता है तो क्या करता है, ये उनको कुशन का काम करता है, मतलब वहाँ पे गद्दे का काम करते हैं कि वो वहाँ से आराम से स्टूल, हार्ड स्टूल है वो बाहर निकले। बट जब हार्ड स्टूल रिकरेंट रहता है, मतलब पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिकली पेशेंट को डिफिकेशन में परेशानी है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये इस पे जोर लगता है और ये थोड़ा बहुत बाहर निकलता है ना। पहले तो क्या करता है, पहले ब्लीड करता है जिसको हम ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं, फिर ये बाहर निकलता है और फिर ये अपने आप वापस अंदर चला जाता है, उसको ग्रेड 2 बोलते हैं। फिर बाहर निकलता है और उसको मैनुअली पुश करना पड़ता है वापस, तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। और बाहर ही रहता है हमेशा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड 4 पाइल्स। ठीक है, तो हेमोरॉइड्स के बारे में बात करें हम लोग, उसकी 4 ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, है ना। तो ग्रेड 1 तो आपको पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि स्टूल्स के साथ में मेरे को ब्लीड होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, तो उसमें प्रोक्टोस्कोपी की फाइंडिंग होती है ना, कि वहां पर वेन्स में फुलावट है। ग्रेड 2 में क्या होता है, प्रोलाप्स होता है बट रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्टूल के साथ में वो मास फूल के बाहर आता है और फिर वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, रिड्यूस्ड मैनुअली का मतलब क्या होता है कि मेनू वर्ड जहां पर भी लग जाता है, मेनू मतलब हैंड, पेशेंट को अपने हाथ की सहायता से उस मास को वापस अंदर डालना पड़ता है। और ग्रेड 4 में कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो अब इसके इलाज के तरीके अलग अलग होते हैं। इसमें क्या करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, इसमें बैंड लाइगेशन कर देते हैं, और इनमें क्या कर सकते हैं, इसमें बैंड लाइगेशन भी कर सकते हैं, और इनमें क्या करते हैं कि हेमोरॉइड को काट के बाहर निकाल देते हैं, हेमोरॉइड एक्टोमी मतलब कट एंड टेकन आउट। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में पेशेंट नर्सिंग स्टाफ के पास में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है ना। तो वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद में क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये अगर मान लो काट के बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रो एरिया हो गया। तो रो एरिया हो गया तो वहाँ पर क्या होते हैं, जनरली तो पैक करके भेजते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, वहाँ से ब्लीड कर सकता है। और दूसरा क्या है कि इसको इस एरिया में आपको क्या करना है, मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करवानी है ताकि हीलिंग है वो फास्ट हो सके। ठीक है, दूसरा इसकी परेशानी का कारण क्या था, इसकी परेशानी का कारण था कि पेशेंट को क्रोनिकली कॉन्स्टिपेशन रह रहा था। अगर मान लो पोस्ट ऑपरेटिवली कॉन्स्टिपेशन रहा तो क्या होगा, ये स्टूल है, ये रो एरिया पर वो रगड़ करके बाहर निकलेगा और पेशेंट बोलेगा मेरे को तो अभी भी ब्लीडिंग होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स है, उनको आपको एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, पेशेंट डेफिकेट करते टाइम स्ट्रेन नहीं करेगा, जोर नहीं लगाएगा, और डेफिकेशन है वो नॉर्मल कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज अबाउट हेमोरॉइड्स। तो हेमोरॉइड्स क्या होता है, इसको सिंपल टर्म में बोला जाए तो सिम्टोमेटिक, ये इसकी रिसेंट डेफिनेशन है जो बेली एंड लव बुक में दे रखी है। सिम्टोमेटिक एनल कुशन्स होते हैं ना, उनको ही हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं। तो ऐसे गद्दे सब में होते हैं ये, बट जो सिम्टोमेटिक हो गए, जिनसे ब्लीडिंग चालू हो जाए, जिनमें पेन चालू हो जाए, जो एक्सटर्नली बाहर आ जाए, या फिर उनको वापस रिड्यूस करना पड़े मैनुअली, या फिर रिड्यूस ना हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिम्टोमेटिक एनल कुशन्स आर हेमोरॉइड्स। इनकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो इनको जब हम लोग पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटा के देखते हैं,
तब अगर मान लो घड़ी का एक इस एनल ओपनिंग को हम घड़ी माने तो इसमें 3, 7 और 11 o'clock, मतलब घड़ी में 3 कहाँ बजते हैं, यहाँ 7 यहाँ और 11 यहाँ, ठीक है। तो ये 3, 7 और ये 11 o'clock, ये 12 मान लेते हैं, तो ये 11 o'clock, ये तीन जो पोजीशन होती है 3, 7 एंड 11 o'clock, दीज आर द प्राइमरी हिमोरॉइड्स, है ना, ये प्राइमरी हिमोरॉइड्स होते हैं। इनका कारण क्या है, तो कारण सिंपल एंड फॉरमोस्ट दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क अबाउट हिमोरॉइड्स के कारण के बारे में, रिस्क फैक्टर। तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा, स्ट्रेन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाना पड़ेगा साथ में वो हार्ड स्टूल है वो क्या करेगा, जो गद्दे बने हुए हैं 3, 7 और 11 पे, उनको धक्का मार के साथ में बाहर ले जाएगा। तो वो एक क्रोनिक चलता रहेगा, बार बार ट्रोमा होगा, तो उससे क्या हो जाता है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टमेटिक और पोर्टल वेनस प्रेशर बढ़ेगा, और उससे क्या हो जाएगा, हेमोरॉइड्स बन जाएंगे। तो ये जो इस डायग्राम में दे रखा है, इस डायग्राम वाले से समझें तो ये देखिए, ये सिंपल है, सिंपल वेन्स के पिलर हैं, और इनके ऊपर क्या होगा, बार बार जोर लगेगा तो ये बाहर आएंगे, खींचेंगे, बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, और ये धीरे धीरे करके फूल जाएंगे। तो ये फूले हुए इनको हम क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये बेबी यहाँ पे लाई कर रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं एनस होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बेबी जब वीना कावा को कंप्रेस करता है, जिसको हम बोलते हैं वीना कावा सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि एनलार्ज यूट्रस पुट्स प्रेशर ऑन द आईवीसी, और आईवीसी पर प्रेशर लगने से क्या होगा, वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स ब्लड को लेकर आती हैं टुवर्ड्स हार्ट, और ये बड़ी वेन ही दब गई तो क्या होगा, पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इससे पेशेंट को जो ये हेमोरॉइड्स हैं वो फूलना चालू हो जाएंगे। नंबर 2 क्या होता है प्रेगनेंसी में कारण, कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें पेट का प्रेशर बढ़े, चाहे पेट के अंदर पानी भर जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसाइटिस, पेट के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, कोई गांठ हो जाए, गांठ होने से भी ये सिमिलर हो सकता है, प्रेगनेंसी हो जाए, तो इन सब सिचुएशंस में जहां जहां प्रेशर बढ़ता है इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, वहां वहां क्या हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स, जिनका प्राइमरी कारण क्या होगा, इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। और ये क्या है, वेरिकोसिटीज, इनको वेरिकोसिटीज भी बोलते हैं। वेरिकोस नाम जहां पे आता है, डायलेटेड, टॉर्चुरस, इलोंगेटेड। डायलेटेड मतलब चौड़ी, टॉर्चुरस मतलब घुमावदार, और लंबी, खींचने से लंबी बड़ी हुई, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिकोस वेन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट हेमोरॉइड्स के साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स इसमें कॉमन क्या रहेंगे, वेन्स है, खींचेंगी, तो खींचने पर क्या होता है, एनल इचिंग होगी। क्यों, बॉडी में कोई भी टिश्यू पे जोर पड़ता है तो वापस वो नॉर्मल आता है, तो वहां पे क्या नर्व्स इरिटेट होती हैं, तो उससे क्या होगा, एनल इचिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूराइटिस अकर्स व्हेन वेरिकोसिटीज एनलार्ज एंड बिकम इन्फ्लेम्ड, है ना। तो नर्व आसपास की इरिटेट होंगी तो उससे क्या होगा, एनल इचिंग होगी। दूसरा फिर क्या होगा, वो वेन है, उस वेन के ऊपर बार बार प्रेशर बढ़ेगा तो वो वेन खिंच तो गई और वो एक दिन फट जाएगी, फटेगी तो क्या होगा, स्टूल्स में ब्लड आएगा, ब्लड ऑन स्टूल्स, ब्लड एंड म्यूकस स्टूल्स अकर्स, वेरिकोसिटीज एनलार्ज्ड बिकम्स इन्फ्लेम्ड, मतलब ये बार बार खींची, लंबी हुई, और उसके बाद में क्या हो गया, उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वेरिकोसिटीज हैं वो एनलार्ज हो जाएंगी। और प्रेशर बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल कोई भी ट्यूमर हो जाए, पानी भर जाए, एसाइटिस हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो इन सब सिचुएशंस में ये क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो ये साइन सिम्टम भी हो गए। साइन सिम्टम के बाद में क्या हो गया, ग्रेड हो गई 1, 2, 3, 4। 1 में कहाँ देख सकते हैं हम, सिर्फ प्रोक्टोस्कोपी पे देख सकते हैं। 2 में क्या देख सकते हैं, वो पेशेंट टिपिकल कंप्लेंट करता है कि वाइल पासिंग स्टूल्स, कुछ मांस जैसा फूल के बाहर आता है और अपने आप अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 में क्या होगा, वो बोलेगा मांस फूल के बाहर आता है बट वो हाथ से मैनुअली वापस रिड्यूस करना पड़ता है।
ग्रेड 4 में बोलता है ये जो है ये बाहर ही रहता है, ये अंदर नहीं जाता, ठीक है। अब उसके बाद में पेशेंट को आपको डाइट चेंज करनी है, क्योंकि फॉरमोस्ट कारण क्या था, कॉन्स्टिपेशन। तो आपको कॉन्स्टिपेशन है उसको अवॉइड करवाना है। तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट्स को हाई फाइबर डाइट देनी पड़ेगी, हाई फाइबर्स देंगे। उसके अलावा क्या करना है, ब्लेंड डाइट देनी है। पेशेंट को क्या करना है, आपको एडिक्वेट फ्लूइड्स के लिए बोलना है, हाई फाइबर डाइट के लिए बोलना है, और क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि एक्टिविटी बढ़ाए, क्योंकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी क्या होता है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हैं वो अच्छे नहीं हो पाते। तो पेशेंट को एक तो एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना है, दूसरा एडिक्वेट फ्लूइड्स, तीसरा पेशेंट को हाई फाइबर डाइट, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बोलना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, उसमें मान लो इनसे रिलीफ नहीं मिलता, तब आपको क्या करना है, तब आपको स्टूल सॉफ्टनर या फिर स्टूल के बल्क फॉर्मिंग जो लेग्जेटिव्स होते हैं ना, लेग्जेटिव्स आपको एडवाइस करने होते हैं, लेग्जेटिव्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज बल्क इन डाइट प्रमोट्स डेफिकेशन बाय, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि उसमें क्या होगा, जो फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, आसपास का पानी खींचेंगे, और पानी खींचेंगे तो उससे क्या बनेगा, बल्क फॉर्मेशन होगा, और बल्क फॉर्मेशन से क्या होगा, जब इंटेस्टाइन का मूवमेंट आएगा, धक्का आएगा, तो वो फूड है वो आगे खिसकता रहेगा। तो उससे क्या होगा, इंटेस्टिनल म्यूकोसा को वो केमिकली इरिटेट करते हैं, फाइबर्स एब्जॉर्ब्स वाटर, स्वेल्स एंड कंसिक्वेंटली स्ट्रेचेस द बाउल वॉल, और बाउल वॉल पे स्ट्रेच पड़ेगा तो बाउल वॉल क्या करेगी, आगे की तरफ धक्का मारेगी, प्रोपल्सिव मूवमेंट करेगी, उससे क्या होगा, वो आगे की तरफ स्टूल्स पास होंगे। स्मूथ मसल्स टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्ट्रेच्ड बिकॉज रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। इंटेस्टाइन पे क्या, जब भी स्ट्रेच पड़ेगा तो स्मूथ मसल्स पे जब भी स्ट्रेच पड़ता है तो वो क्या करती हैं, रिबाउंड करती हैं, वापस से रिबाउंड करती हैं, उनके स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मूवमेंट्स हैं वो आगे की तरफ पुश कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही स्टूल मतलब कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए तो एक प्यूरिने जूस और वार्म वाटर कैन बी एडमिनिस्टर्ड प्रोफिलैक्टिकली बाय द नर्स टू प्रमोट डेफिकेशन। ये हम एडवाइज करते हैं कि आप रात को सोते टाइम गुनगुना दूध मतलब ल्यूक वार्म मिल्क और मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर जितना आप पी सकते हैं, उससे क्या है कि इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स हैं वो प्रमोट होते हैं। प्यूरिने जूस क्या करता है, प्यूरिने जूस इरिटेट द बाउल म्यूकोसा एंड स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस। आंतों के जब इरिटेट होगी तब आंत के मूवमेंट हैं वो बढ़ेंगे, तो ये फंडा हम यूज करते हैं जो प्यूरिने जूस होता है उसमें। और दूसरा क्या है, फाइबर्स से क्या होगा, फाइबर्स से वही फीकल वॉल्यूम बढ़ेगा और आंतों में क्या है, पानी की वो खींचेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, बल्क फॉर्म करेंगे और रिफ्लेक्स से डेफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्लिनिकल इंडिकेटर फॉर फीकल इंफेक्शन। ये इंफेक्शन का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब इसमें क्या है, पेशेंट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का है, कोई भी रीजन से, चाहे डाइट की वजह से हो या फिर कोई अदर रीजन से हो या फिर कोई कंजेनाइटल एनोमली हो। इसमें मान लो ये फीकल है, ये फीकल मैटर पड़ा ही रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि ये साइज में बढ़ता रहेगा और स्टोनी हार्ड हो जाएगा। और स्टोन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये लैटिन में लिथ बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीकल है तो फीकल का लिथ बन गया, स्टोन बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीकोलिथ। ठीक है, तो फीकोलिथ कैसे बना, स्टोन ही हार्ड हो गया स्टूल, क्योंकि पानी तो बाहर निकल गया और जो स्टूल था वो हार्ड होता गया। अब ये हार्ड स्टूल है, ये हार्ड स्टूल क्या करते हैं, ये आंत को रोक देते हैं। अब ये मान लीजिए ये हार्ड स्टूल बनते 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 इसने क्या करा, ये पूरा ल्यूमन कवर कर लिया, या फिर 2-3 स्टोन बन गए तो उन्होंने क्या करा, ल्यूमन रोक लिया। तो इस ल्यूमन रोकने को हम क्या बोलेंगे, फीकल इंफेक्शन, मतलब स्टूल्स अटक गए। अब ये स्टूल्स किस में अटक सकते हैं, जो पेशेंट लंबे टाइम से बेड रिडन हो, कोमा में पेशेंट हो, या फिर ओल्ड एज का कोई पेशेंट हो जिनमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट रहती है। तो इन सब पेशेंट्स में फीकल अगर अटक गया तो इन पेशेंट्स की केयर कौन कर रहा होता है, रूटीनली नर्सिंग स्टाफ कर रहा होता है। तो इसीलिए इस पे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फीकोलिथ समझ गए, लिथ मतलब स्टोन,
और स्टूल्स का स्टोन बन जाना दैट इज फिकोलिथ, और वो अटक जाना दैट इज इम्पेक्शन। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। उससे क्या होगा, आंत के अंदर स्टोन्स बन गए फिकल के, तो वो क्या करेंगे, आंत को रोक देंगे। आंत को रोक देंगे तो आंत के मूवमेंट्स हैं वो क्या कंटिन्यूस चलते रहते हैं, वो कोशिश करेंगे इनको बाहर निकाला जाए। ये अटक गए आपस में। अब अटकने से क्या होगा, ये वाला पार्ट है वो यहाँ से धक्का आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ से डायलेट होना चालू हो जाएगा, और डायलेट होगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को पेट में मरोड़े आना, ऐंठन आना चालू हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल क्लैम्प्स। तो ये क्रैम्प्स क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीजेज इन अटेम्प्ट टू इवैक्यूएट हार्डन्ड फिशेस, स्पाज्म ऑफ इंटेस्टिनल में अकर। मतलब क्या हुआ, ये आंत जोर लगाएगी कि ये स्टूल्स हैं इनको बाहर निकाला जाए, बट वो क्या है, अटक गए, इसलिए वो बाहर निकलेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में मरीज को क्या होगा, पेट में दर्द होगा। दूसरा क्या होगा, आंत अगर इरिटेट हुई तो आंत से क्या होता है, आंत की जो म्यूकस है वो क्या करेगी, वो सीक्रेट करेगी क्या, म्यूकस को, वो म्यूकस सीक्रेट करेगी, और म्यूकस है और पानी है वो क्या होगा, इनके बीच से निकल जाएगा। तो पेशेंट को क्या होगा, फीकल लिक्विड सीपेज होगा। कारण ये आंत तो रुकी हुई है बट इसके आसपास से लिक्विड्स जो म्यूकस वो सारे के सारे वो क्या है, पास हो रहे हैं। तो उससे क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, फीकल लिक्विड सीपेज। व्हेन द बाउल इज इंपेक्टेड विद हार्डन्ड फिशेस, therefore often is seepage of liquid feces around the obstruction, thus uncontrolled diarrhea। पेशेंट के तो हो क्या रखा है, आंतों में तो रुकावट हो रखी है और पेशेंट कंप्लेंट क्या कर रहा है कि मेरे को डायरिया हो रहा है। तो तब उससे पूछना होता है कि डायरिया मतलब स्टूल्स आ रहे हैं या सिर्फ पानी और म्यूकस आ रहा है। तो पानी और म्यूकस अगर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आंतों में कोई आंतें काम कर रही हो, आंतें ज्यादा काम कर रही हो सकता है कोई स्टोन अटके हुए हो, ये भी कारण हो सकता है। अब क्या, आंतों को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आंतों के साउंड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हाइपर एक्टिव साउंड्स हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरबोरगाइमी। बोरबोरगाइमी क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वापस भी पूछा जा सकता है। तो बोरबोरगाइमी इज इंटेस्टिनल साउंड्स ऑफ हाइपर एक्टिव इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन को ये इंपेक्टेड स्टूल्स निकालने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स कॉल्ड एज बोरबोरगाइमी। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि ये इंपेक्टेड का मतलब ये आपस में अटक गए। अब ये सिचुएशन आप समझ कैसे सकते हो कि कोई पाइप है, उस पाइप में आप कंकर डाल दो और कंकर अगर आपस में उलझ गए तो उसके बीच से पानी जा सकता है, हवा जा सकती है, बट ये तो अटके ही रहेंगे। अब ये अटके रहेंगे तो पेशेंट क्या है कि पेशेंट बार बार सोचेगा कि स्टूल पास करना है बट कैन नॉट पास स्टूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ज। ए क्लाइंट विद फीकल इंफेक्शन हैज टू अर्ज टू डेफिकेट। अर्ज क्या है, अर्ज मतलब दिमाग में तो आएगा कि स्टूल्स पास करने हैं बट कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इनके स्टोन बन के अटक गए हैं, बट अनेबल टू डू सो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर रेक्टल कैंसर पेशेंट, है ना। रेक्टल कैंसर क्या है, बहुत ही कॉमन कैंसर है। क्यों, क्योंकि वो रेक्टम इज ए फिकल रिजर्वियर, फिकल का वहां पे रिजर्वियर होता है और वहां पे कॉमनली चेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, कैंसर वहीं पे मिलता है। तो इसमें क्या करना होता है कि ये जो रेक्टल कैंसर वाले पेशेंट होते हैं इनमें क्या कर देते हैं हम लोग, इंटेस्टाइन जैसे ये मान लीजिए एब्डोमिनल वॉल है पूरी, है ना। ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से डिफरेंशिएट करने वाली लेयर। अब यहां से स्टोमक आया, स्टोमक के बाद में ड्यूडेनम और फिर ये हमारी छोटी आंत जो कि लंबाई में बहुत ज्यादा होती है। इस तरफ आ जाता है अपेंडिक्स वर्मिफॉर्मिस। उसके बाद में क्या आ जाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लीवर होता है और यहाँ पे स्प्लीन होती है। यहाँ से आंत, बड़ी आंत चालू हो जाती है ना, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के बाद में ये सीधी चलती है ट्रांसवर्सली, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और फिर ये आंत वापस नीचे की तरफ झुकना चालू हो जाती है, दैट इज डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद में
सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड से पॉलीसिग्मोइड कोलोन, उसके बाद में रेक्टम और रेक्टम के बाद में एनल कैनाल। ठीक है, अब यहाँ का मान लीजिए कैंसर है, तो अगर यहाँ पर सर्जरी करेंगे, है ना, ये पार्ट काट के निकाल देंगे, तब क्या करते हैं कि ये आंत का हिस्सा, ये आंत का हिस्सा, ये आंत का हिस्सा, हम इसको बाहर की तरफ इसका मुंह बना देते हैं। कारण कि यहाँ पे क्या आपने एक तो जोड़ बनाया है, ऑपरेशन कर दिया तो, है ना, तो उस स्थिति में क्या है कि ये जोड़ लीक न करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, और प्रेशर ज्यादा होता है तो आंत का हिस्सा वो लीक कर सकता है। तो उससे पहले वाले हिस्से में हम लोग आंत का मुंह बाहर निकाल देते हैं, कोलोन का मुंह बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलोन का स्टोमा बना दिया। स्टोमा मतलब माउथ इन लैटिन, और कोलन मतलब बड़ी आंत, इसको हम लिखते हैं कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टोमी। अब कोलोस्टोमी रेक्टल कैंसर वाले में बना दी, तो पेशेंट कहाँ आएगा? ऑपरेशन के बाद में आ जाएगा नर्सिंग स्टाफ के पास में। तो इस कोलोस्टोमी की केयर के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार आइलियम का मुंह बाहर निकाल दिया जाता है, तो आइलियम का स्टोमा बना दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइलियोस्टोमी। ठीक है, स्टोमा मतलब मेकिंग ए माउथ ऑफ इंटेस्टाइन हैज टेकन आउट फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल। पेट की जो सामने की सतह है उसके ऊपर अगर मान लो आंत का कोई मुंह निकाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं कोलोस्टोमी या आइलियोस्टोमी, है ना। तो उसके बारे में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, दैट इज स्टोमा के आसपास का एरिया। स्टोमा से क्या निकलेगा? स्टूल्स निकलेंगे। स्टूल्स निकलेंगे तो आसपास के स्किन को क्या कर देंगे? वो खराब कर देंगे, उस स्किन का नुकसान पहुंचाना चालू कर देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे कि स्किन का, इसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन को इन्फेक्ट कर देंगे, है ना, तो स्किन को खराब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टोमा के आसपास की स्किन को क्लीन रखना है। इफ द एरिया इज नॉट केप्ट बोथ क्लीन एंड ड्राई, ड्रेनेज फ्रॉम द कोलोस्टोमी कैन क्विकली कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ स्किन अराउंड स्टोमा एंड दिस कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल, इससे क्या होगा? इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। आंतों के अंदर क्या होता है? आंतों के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, उनके फ्लोरा नॉर्मली भी होते हैं, और अगर वो बाहरी वातावरण में सीधा खुल रहे हैं तो बाहरी वातावरण के बैक्टीरिया, वायरस भी मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अगर मान लो आपने यहाँ पे क्लीन नहीं रखा, ड्राई नहीं रखा, तो आसपास की स्किन को ये क्या कर देंगे? ये पूरी को एक्सकोरिएट कर देंगे। एक्सकोरिएशन मतलब आसपास की स्किन है वो खराब होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको इंटेस्टाइन, जो ये स्टोमा बनाया है, उसके आसपास की स्किन को क्लीन रखना होता है, ड्राई रखना होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज कोलोस्टोमी। ये स्टोमा तो बन गया, अब स्टोमा में भी स्टूल फंस सकते हैं, तो इसको धोना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ सकता है। तो इसको साफ करने को, धोने को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। उसमें इरिगेशन में क्या कर सकते हैं कि आपने ये जो स्टोमा था, स्टोमा में आपने ट्यूब डाली, और ट्यूब डाल के उसके अंदर आपको लिक्विड बनाने के लिए अलग अलग टाइप के एनिमाज होते हैं, तो वो डालने होते हैं। तो वो किस साइड तक करते हैं? इरिगेशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो 30 सेंटीमीटर या 12 इंच हाइट पे आपको वो एनिमा लेना होता है। ठीक है, कितना अंदर आपको इसके अंदर ये ट्यूब डालनी है? तो 8 सेंटीमीटर या 3 इंचेस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो कैथेटर आप अंदर डाल रहे हो, इसमें क्या करते हैं? कैथेटर अंदर डाल दिया और एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। उस ट्यूब से क्या होगा? ग्रेविटी से अपने आप ही प्रेशर से वो खींचेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तो आपको ये करना है, और 3 इंच आपको या 8 सेंटीमीटर आपको वो ट्यूब अंदर डालनी होती है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे गए। ठीक है, रेक्टल कैथेटर शुड बी इंसर्टेड अप्रोक्सीमेटली 4 इंचेस, है ना। जो पर रेक्टली आप डालते हैं वो 4 इंचेस है, और ये वाला है कोलोस्टोमी वाला, दैट इज फॉर 3 इंचेस। ठीक है, इससे 4 इंचेस से फायदा क्या होगा? 4 इंच पे क्या होता है? जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, है ना, हम हमारा स्टूल है वो रोक के रख लेते हैं, है ना, जब हमें सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तभी उसको पास करते हैं। तो ये कंट्रोल कहाँ से आता है? ये कंट्रोल आता है एनल स्फिंक्टर से। तो उस एनल स्फिंक्टर को पास करने से ही आप उसके अंदर एनेमा डाल सकते हैं। तो कितनी डिस्टेंस के बाद में आप पास कर सकते हो? तो 4 इंचेस। 4 इंचेस के बाद में बियॉन्ड चले गए तो मतलब आपने क्या कर दिया? स्फिंक्टर वाला पूरा एरिया क्रॉस कर दिया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों स्फिंक्टर
क्रॉस हो गए, अब जो आप डालोगे वो सीधा आंत में जाएगा। अब स्टोमा का कलर है, स्टोमा क्या है, स्टोमा एक टाइप की म्यूकोसा है। म्यूकोसा है वो कहाँ पर है, पेट की स्किन पे लाई हुई है। म्यूकोसा का नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए, पिंक होनी चाहिए। तो पिंक है तो मतलब नॉर्मल है, ब्लू हो गई तो मतलब साइनोसिस हो गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, और ब्लैक हो गई तो मतलब वो है वो आंत का हिस्सा, या फिर वो जो म्यूकोसा वो डेड हो गई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज ए ब्रिक रेड, ब्रिक मतलब ईंट, ईंट के लाल रंग का स्टोमा है, तो मतलब क्या हुआ, हेल्दी स्टोमा है। इंडिकेट्स एडिक्वेट वेस्कुलर परफ्यूजन, भाई लाल होने का कलर लाल होने का कारण क्या है, वहां पे ब्लड की सप्लाई एडिक्वेट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वेस्कुलर परफ्यूजन वहां पे अच्छा है। और मतलब रिसेंट का बनाया हुआ है, रिसेंट के बनाए में भी ब्लड सप्लाई एक्स्ट्रा होती है, कारण वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन की वजह से सप्लाई बढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर रेक्टल कैंसर पेशेंट। तो स्टोमा को क्लीन रखना है, उसके अलावा क्या करना है आपको, क्लीन और ड्राई और ड्रेनेज कोलोस्टमी कैन क्विकली कॉज ब्रेकडाउन ऑफ स्किन। तो ये वापस से क्वेश्चन रिपीट है, भाई आपने क्लीन नहीं करा तो क्या हो सकता है, वो स्टूल या फीकल मैटर है वो आसपास की स्किन को क्या कर देगा, मेसरेशन कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। ये रिपीट हो गया आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज टाइमिंग ऑफ कोलोस्टमी इरिगेशन, इसके बारे में कि कोलोस्टमी इरिगेशन कब करनी चाहिए। देख स्टोमा होते हैं ना, स्टोमा मैंने आपको बताया, स्टोमा मतलब माउथ। अब स्टोमा कैसे हो सकते हैं, स्टोमा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि टेम्परेरी है, टेम्परेरी मतलब आंत का कोई जोड़ बनाया गया है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें पेशेंट की सर्जरी कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है उसको टेम्परेरीली बाहर निकाल दिया गया, और वापस से जब मरीज ठीक हो जाएगा, मरीज का न्यूट्रिशन स्टेटस या फिर मरीज की जो स्टेटस है बिल्ट है वो सुधर जाएगी, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रीसर्जरी करेंगे और आंत को कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यूटी कर देंगे आंत की, मतलब ये स्टोमा हम क्लोज कर देंगे। सिंपल भाषा में बोले तो टेम्परेरी वाला क्लोज कर दिया जाता है। दूसरा क्या हो गया कि परमानेंट है, आंत का मान लो कोई एनएस रीजन का, एनल रीजन का कोई कैंसर था, तो ऐसे कैंसर में क्या है कि वो पूरा रीजन ही निकालना पड़ा आपको, तो अब क्या है ये परमानेंट कोलोस्टमी हो गई। अब अगर कोलोस्टमी परमानेंट हो गई तो उसकी केयर आपको ज्यादा करनी है, क्यों, केयर तो दोनों में ही करनी है, बट इसमें क्या है कि परमानेंट होने से क्या है कि आंत को आपको ट्रेन करना है। भाई स्टूल्स आप दिन में कितनी बार पास करते हो, एक बार या मैक्सिमम 2 बार, है ना, वो भी सूटेबल टाइम और सूटेबल एनवायरनमेंट में। ये तो नहीं कि आप कहीं भी स्टूल्स पास कर रहे हो, है ना, ऐसा तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब आप स्टूल्स हर कहीं पास नहीं करते हो तो ये पेशेंट भी, इसके इंटेस्टाइन को भी आपको ट्रेन करना है। अब इसकी इंटेस्टाइन को ट्रेन करना है तो ट्रेन करने का तरीका है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज कोलोस्टमी की टाइमिंग क्या है, कि आप उसकी किस टाइम पे इरिगेशन करो ताकि वो एडेप्ट हो जाए, उसी टाइम पे वो स्टूल्स पास करे। तो अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद में, ताकि क्या है कि वो इंटेस्टाइन ट्रेन हो जाए कि उसी टाइम पे वो रेगुलर क्लीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया दैट इज क्लैम्प द कैथेटर फॉर ए फ्यू मिनट्स इफ क्लाइंट रिपोर्ट्स फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग कोलोस्टमी इरिगेशन। कोलोस्टमी इरिगेशन में क्या कर रहे हो आप, कोलोस्टमी के अंदर आपने ट्यूब डाल दी, ये मान लीजिए स्टोमा था, इसके अंदर आपने ट्यूब डाल दी, आंत के अंदर ट्यूब डाल दी, और ट्यूब डालने के बाद में मान लो आपने वो फ्लूइड देना चालू कर दिया उसको धुलाई के लिए, है ना। तो जब आप ये फ्लूइड अंदर दे रहे हो पेशेंट अचानक से चिल्लाने लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंत है वो डिस्टेंड हो गई है, आंत डिस्टेंड हो गई, उसमें स्पाज्म आया है, तो स्पाज्म आया है तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, अदरवाइज क्या होगा, या तो ये स्टोमा रिग्रेस अंदर चला जाएगा, रिसीड कर जाएगा। रिसीड करने का मतलब क्या होता है, अंदर धस जाएगा, या फिर क्या है कि अगर मान लो आपने फिर भी नहीं रोका तो आंत कहीं से पंक्चर कर जाएगी, तो परफोरेशन हो सकता है, और परफोरेशन अगर आंत का हो गया तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी सर्जरी। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो पेशेंट चिल्लाने लग जाता है इरिगेशन करते टाइम, रुकिए रुकिए,
तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, न कि उसको डांट के चुप हो जा, मेरे को बोला गया था इसमें आधा लीटर डालना है, मैं तो डाल के ही मानूंगा या डाल के ही मानूंगी। ऐसे में क्या कर सकते हो आप, या तो रिसीड कर सकते हो या फिर परफोरेशन कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब आपको क्या करना है, क्लैंप द कैथेटर, क्लैंप कर दो कैथेटर को या फिर उसको स्टॉप कर दो अंदर डालना। एन एनेमा और ओस्टियोमी इरिगेशन कैन कॉज क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग जनरली सबसाइडेड इफ द ट्यूबिंग इज क्लैम्प्ड फॉर फ्यू मिनट्स एंड प्रोसीजर कैन बी कंटिन्यूड व्हेन क्रैम्प सबसाइड। मतलब आंत के अंदर जो रुकावट आई हुई थी, वेट कर लो, हो सकता है वो अपने आप पास ऑफ हो जाए, दर्द अपने आप रिलीव हो जाएगा। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, और फ्लूइड नहीं डालना है, और नहीं डालना है, और डालोगे तो क्या हो जाएगा, आंत फट सकती है या फिर अंदर जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ये पेटेंसी ऑफ नेजो, नेजो मतलब नाक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से नाक तक की ट्यूब डाली गई है, ठीक है। तो पेटेंसी ऑफ नेजो इंटेस्टिनल ट्यूब इज मेंटेन्ड बाय इंस्टॉलेशन ऑफ आइसोटोनिक सलाइन। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इनके फंडे समझ लेते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, मतलब जो टोनिसिटी है वो बराबर है बॉडी के फ्लूइड्स के। हाइपर मतलब क्या है, ज्यादा, इंक्रीज्ड, और हाइपो मतलब डिक्रीज्ड। तो टोनिसिटी का फंडा क्या होता है, ये ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो अगर मान लो आपने आंत में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला तो ये क्या करेगा, हाइपो तो आपने डाल दिया और बाहर की तरफ क्या है, हाइपर, है ना। ये कंपेयर तो हम उससे कर रहे हैं ना, बॉडी फ्लूइड से कर रहे हैं। तो बाहर तो हाइपरटोनिसिटी है और अंदर आपने क्या डाला, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक वाला क्या करेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने फंडा तो सीख रखा है कि ये ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो इधर कम है, इधर ज्यादा है। अब बात करते हैं हम टोनिसिटी के बारे में। इसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर मान लो आपने इसमें डाला तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, हाइपोटोनिक है, यहां से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर टोनिसिटी कम है, बाहर टोनिसिटी ज्यादा है, तो इक्वल करने की कोशिश करेगा। तो इक्वल मतलब कि अंदर और बाहर का बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कम है टोनिसिटी, बाहर ज्यादा है, तो फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड होगा इनटू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, रिजल्टिंग डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पॉसिबल सर्कुलेटरी ओवरलोड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने डाला तो हाइपरटोनिक, इधर टोनिसिटी बढ़ी हुई है तो इधर वाला फ्लूइड है वो इधर खींच लिया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि इट ड्रॉज फ्लूइड आउट ऑफ द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट टू जीआई ट्रैक्ट। तो जो ब्लड था उस ब्लड को अंदर की तरफ खींच लेगा ये आंत के। इसमें क्या होगा कि आंत से बाहर की तरफ फ्लूइड चला जाएगा। तो इसमें क्या, बॉडी में फ्लूइड रुक गया, फ्लूइड ज्यादा हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ड्रॉज फ्लूइड आउट ऑफ द इंट्रावेस्कुलर, इसमें बॉडी में कम हो जाएगा। क्यों, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने दे दिया तो वो क्या करेगा, अंदर वाला जो फ्लूइड होगा उसको अंदर अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये फ्लूइड का जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, सर्कुलेशन है, वो कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फ्लूइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आइसोटोनिक डालेंगे तो इससे क्या होता है कि इससे आप इरिगेशन करोगे तो न फ्लूइड अंदर जाएगा न बाहर निकलेगा। तो आपका जो पर्पज है वो क्या है कि आपको इसको मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स बॉडी फ्लूइड्स एंड इट विल नॉट कॉज इम्बैलेंस बाय पुलिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये न तो खींचेगा और न छोड़ेगा। तो ये क्या है कि जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है उनसे ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीन प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कोई, मान लीजिए कोई वुंड है ना, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया तो आप कौन से सॉल्यूशन से उसका वुंड धोओगे, डीएनएस, D5 या एनएस? ऑब्वियसली एनएस। एनएस क्यों, क्योंकि ये आइसोटोनिक है, इसकी बॉडी के बराबर सी टोनिसिटी है। तो उससे क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं करेगा। अदरवाइज क्या है, हाइपरटोनिक से क्या होगा, हाइपरटोनिक क्या करेगा, बैक्टीरियाज खींच लेगा, और बैक्टीरियाज के लिए एनवायरमेंट देगा सूटेबल, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहां पे ग्रोथ करेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोमा ऑफ ए कोलोस्टमी मस्ट बी डाइल्यूटेड विद उसको डायलेट करना चाहिए, लुब्रिकेट करना चाहिए ग्लव्ड फिंगर टू प्रिवेंट स्ट्रिक्चर एंड सब्सिक्वेंट ऑब्स्ट्रक्शन। ये मान लीजिए माउथ बनाया हुआ है तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, इसको डायलेट भी करना है, इसको ल्यूब्रिकेट भी करना है। मैं बोलूँगा पहले ल्यूब्रिकेट करना है फिर डायलेट करना है। ल्यूब्रिकेट करो मतलब जेली, लिग्नोकेन जेली ले लो, वेस्लिन जेली ले लो, पेट्रोलियम जेली ले लो, उससे ल्यूब्रिकेट करो और उसके बाद उसको डायलेट करो ताकि क्या हो कि ये आंत का मुंह है ये रुके नहीं, इसमें स्ट्रिक्चर ना हो। स्ट्रिक्चर क्या होता है, स्ट्रिक्चर मतलब ल्यूमन का रुक जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शेड्यूल टाइमिंग ऑफ कोलोस्टमी इरिगेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें क्या करना है, अगर मान लो परमानेंट कोलोस्टमी है तो हमें आंत को ट्रेन करना है कि वो एक टाइम या फिर डेफिनेटिव टाइम पे ही खाली हो। क्यों? क्योंकि मरीज की क्या है इस तरीके से डेली रूटीन है वो ठीक चलेगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मरीज सफर ज्यादा करेगा, वो पेशेंट प्रॉपर जो अपना डेली रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली कब करना चाहिए, तो पहले पूछा गया दोबारा रिपीट करा गया, दिस टेक एन एडवांटेज ऑफ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स दैट अकर्स आफ्टर ईटिंग। मतलब पेशेंट ने नाश्ता करा और फिर आपने इरिगेट करा तो आंत के पास में एक रिफ्लेक्स सेट हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश ए शेड्यूल द हाउस फॉर डे एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर ए पर्सन हु हैज जॉब आउटसाइड द होम। ये पेशेंट क्या है कि अगर मान लो बाहर काम करने जाता है, जैसे रूटीनली हम खुद ही है, हम खुद बाहर काम करने जाते हैं, हम हमारे डेली रूटीन काम करके जाते हैं, नाश्ता स्टूल्स पास करे, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट करा और फिर चले गए। फिर अप्रोप्रिएट जिनकी 2 टाइम की हैबिट्स होते हैं वो शाम को स्टूल्स पास करे, बट वो क्या है एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में सूटेबल जगह पर ही करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी पेशेंट की लाइफ स्टाइल है वो हैम्पर ना हो, इसलिए हमें उसको क्या करना है, हाथ को ट्रेन करना है ताकि वो दिन में 1 या 2 बार ही सूटेबल टाइम पे ही वो क्लीन हो। उसके बाद में एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD है ना। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, इसमें देखो जहां पे ये UC, इसको UC भी लिखते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली क्या करती है, कोलोन को ज्यादा परेशान करती है ना। जबकि जो क्रोन्स डिजीज जिसको हम CD भी लिखते हैं, ये CD क्या करती है, ये पूरी इंटेस्टाइन को, होल इंटेस्टाइन को इससे अफेक्ट करती है। और यही इन दोनों क्वेश्चंस में कैच पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी अफेक्टेड हो गई तो ये आपस में चिपक जाएंगी, ये चिपक जाएगी, ये रुक जाएगी, यहाँ स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ज्यादा खराब स्थिति है। इसमें क्या है, इसमें मेनली कोलोन अफेक्टेड होता है, तो अगर मान लो कोलोन काट के बाहर निकाल दिया तो ये ट्रीट हो सकती है। ये खराब स्थिति है, ये थोड़ी ठीक स्थिति है। ये क्या है, तो इसके बारे में पैथोलॉजी यूजुअली इन द डिसेंडिंग कोलोन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद कैसे रखोगे, जहां पे कोलाइटिस है, कोलोन मतलब बड़ी आंत, और बड़ी आंत डिसेंडिंग कोलोन क्या है, बड़ी आंत का ही पार्ट है, तो डिसेंडिंग कोलोन में मेनली पाई जाती है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। और पेन कोलाइटिस टर्म दे दे, पेन का मतलब होता है, पेन मतलब पूरा कंप्लीट, पेन कोलाइटिस मतलब पूरी आंतों में कहां कौन सी हो सकती है, तो दैट इज क्रोन्स डिजीज। पेन लेयर, पेन लेयर का मतलब क्या होगा, सारी लेयर्स, पेन जहां पर भी नाम लगा दिया, पेन मतलब कंप्लीट ऑल, है ना। इन क्रोन्स डिजीज इट इज प्राइमरली इन द टर्मिनल आइलियम, सीकम, असेंडिंग कोलोनी, ये इस साइड में ज्यादा इफेक्ट करती है। बट ये क्या है, ये पूरी आंत में ओरल कैविटी से लेके नीचे तक कहीं पर भी इफेक्ट कर सकती है। मेनली कहाँ करती है, तो टर्मिनल आइलियम, सीकम और असेंडिंग कोलोन। और ये मेनली कहाँ करती है, डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन को मेनली अफेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग डिस्टली विद रेक्टल ब्लीडिंग दैट स्प्रेड्स continuously up the colon, more likely to be identified in the client with ulcerative colitis then Crohn's disease। पता कैसे करोगे, पता ऐसे करेंगे कि हम आंत में यहां से एक दूरबीन डालेंगे और दूरबीन डाल के हम चेक कर लेंगे कि कहां पर सूजन है। तो इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग डिस्टली विद रेक्टल ब्लीडिंग,
इसमें मैंने आपको बताया कि ये वाला एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो ये अगर मान लो रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो मोर लाइकली क्या हो सकती है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आंतें आपस में चिपक जाएंगी, तो इसमें क्या मिल सकता है आपको, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, आंतों की रुकावट, आंतें आपस में चिपक गई, है ना। तो ये ज्यादा खराब स्थिति है बजाय इसके। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया दैट इज अबाउट क्रोन्स डिजीज, बिकॉज इमोशनल, ये क्रोन्स डिजीज है, ये ऐसी डिजीज है कि इनमें पेशेंट का जो मेंटल स्टेट है, मेंटल स्टेट में हर डिजीज में इफेक्ट करता है, बट इसमें ज़्यादा करता है। कारण कि जैसे स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस में जो ये डिजीज होती है ना, ये क्या करती है, एग्रेवेट करती हैं, ये ज़्यादा परेशान करती हैं, ज़्यादा फ्लेयर अप करती हैं। मतलब बिकॉज इमोशनल स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेस ऑफ क्रोन्स डिजीज, इनिशियली द नर्स शुड हेल्प द क्लाइंट टू एक्सप्लोर सेल्फ एटीट्यूड्स टू एड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीलिंग। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी क्या था कि पेशेंट अगर मान लो इरिटेबल है, पेशेंट हाइपर एक्टिव है, तो पेशेंट को हमें पहले क्या करना है, काउंसिल करना है। पेशेंट को हमें फेथ होना चाहिए। एक संस्कृत में कहावत भी है कि अगर मान लो किसी वैद्य के पास में कोई मरीज आता है और वो मरीज वैद्य में विश्वास नहीं रखता है, तो उस मरीज का इलाज नहीं करना चाहिए। तो ये सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है कि मरीज का आपको विश्वास जीतना होता है, तभी अगर मरीज आप में फेथफुल रहेगा तभी आप उसका ट्रीट कर सकते हो, और तभी उसका इमोशनल स्ट्रेस है वो कम होगा, और इमोशनल स्ट्रेस कम होगा तभी ये जो सिस्टमिक डिजीज हैं वो डिजीज हैं वो ठीक होने की तरफ जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, डिजीज प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हेन जीआई एब्जॉर्प्शन इज इनएडिक्वेट। आंतों में सूजन आ रखी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रखा है, या फिर क्रोन्स डिजीज हो रखा है, इनमें क्या हो रखा है कि आइटिस जहां पे लगा तो वही 5 चीजें आ जाएंगी, आंतों में सूजन आ जाएगी। सूजन आ जाएगी तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप मुंह से दोगे तो फायदा है कुछ नहीं। तो जब मरीज को आप मुंह से नहीं दे सकते तब आप न्यूट्रिशन कैसे देते हो, आईवी लाइन से, और आईवी लाइन से देते हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन is the nutritional therapy of choice because it provides needed nutrients, because GI में तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि आंतों में सूजन आ रखी है। अब ये क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है कि ए नियोमाइसिन प्रोवाइड्स प्री ऑपरेटिवली इंटेस्टिनल सेप्सिस। प्रैक्टिकली बताऊं तो इन दिनों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कि आपको प्री ऑपरेटिवली आंतों को क्लींजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट थ्योरेटिकली अगर आपने आंत क्लीन करी है तो आंत की जब प्रोसीजर कर रहे हो या सर्जरी कर रहे हो तो छोटा मोटा स्पिल होता है, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो थ्योरेटिकली अगर पूछा जाए तो ये ब्लियोमाइसिन क्या होता है, ब्लियोमाइसिन से इंटेस्टाइन्स का एसेप्सिस हो जाता है, और एसेप्सिस होने से क्या होगा कि अगर मान लो आंत की आपने सर्जरी करी, जोड़ बनाया कुछ, तो उस सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम होंगे। बट प्रैक्टिकली जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं उनमें ये बोल रहे हैं कि इसका कोई एडेड बेनिफिट नहीं है, या फिर एडेड वो फायदा नहीं पहुंचाते। बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली नियोमाइसिन अगर आपने दिया है प्री ऑपरेटिवली तो वो इंटेस्टाइन को एसेप्सिस करेगा और मरीज को फायदा रहेगा। रेडीनेस टू एक्सेप्ट एन अल्टर्ड बॉडी फंक्शन इज most important for achievement of long range goals associated with adjusting to new colostomy। ठीक है, न्यू कोलोस्टमी है तो उसमें आपको क्या क्या करना है, आपको नंबर 1 चीज मरीज की डाइट को कंट्रोल करना है। कौन से पार्ट में स्टोमा बनाया गया, जितना प्रोक्सिमल स्टोमा बनेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस होगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर इम्बेलेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, मरीज की लाइफस्टाइल, ये कब क्लीन करना है। चौथा, उसके आसपास की हाइजीन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी फंक्शंस को आपको रेगुलराइज करने हैं। एज बीइंग ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि कब इस पार्ट को क्लीन करना है, कब इस पार्ट में आपको एनेमा लगाना है, कैसे इस मरीज को डाइट देनी है, और कैसे कैसे मरीज को मेडिसिन देनी है, फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्प्टिंग द
appliances when half full will help to prevent weight of fecal drainage from pulling the appliances away from the seal, thus preventing leakage. इसमें देखो क्या होता है कि ये मान लीजिए स्टोमा बना दिया गया यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन पे, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलोन पे बनाएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स तो कोलोन हो गई, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ठीक है। नाम में इसका आंसर छिपा हुआ है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी कहाँ पे होगी, तो ट्रांसवर्स कोलोन पे होगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्टोमा बैग लगा देंगे। ये स्टोमा बैग हो गया, मान लीजिए ये, इसमें नीचे की तरफ एक क्लिप लगी हुई होती है ताकि जो बैड ऑडर है, मतलब जो गंदी बदबू है, वो मरीज को परेशान न करे या आसपास वालों को परेशान न करे। अब क्या है, मरीज को आपने बोल दिया कि आप घूमिए फिरिए, क्यों, अर्ली मोबिलाइजेशन जरूरी होता है किसी भी सर्जिकल मरीज का, ताकि उसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो, है ना, मरीज का एडिक्वेट सर्कुलेशन रहे। और पेशेंट को जब हम मोबिलाइज कर देते हैं तो इंटेस्टाइन्स भी बेटर काम करती हैं, मरीज का स्ट्रेस भी थोड़ा कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मरीज को टीच करना है कि ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी का ध्यान रखना है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी बैग का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बैग पूरा भरने तक आप वेट करोगे या आधा बैग खाली कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने आधा बैग खाली कर दिया तो ये क्या है, आपने तो चिपका ही रखा है स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर चिपका रखा है तो पूरा भर गया, तो उसमें वेट ज्यादा होगा तो खिंच के बाहर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आधा बैग भरता है तो हम मरीज को ट्रेन करके रखते हैं कि एम्प्टी द बैग, मरीज या मरीज के साथ वाले जो भी XYZ, एम्प्टी द बैग। और आइडियली तो क्या है, नर्सिंग स्टाफ को करना चाहिए, बट अगर मान लो मरीज को हमने घर पे भेज दिया है तो नर्सिंग स्टाफ टीचिंग करके भेजता है, तो नर्सिंग टीचिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो आधा बैग भरने के बाद में आपको क्या करना है, एम्प्टी द बैग, ताकि बैग भर गया तो ये पील ऑफ होके आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रिवेंट लीकेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनेमा लगाते टाइम पेशेंट को लेटाना किस तरफ है। तो हमने देखा था अभी कि ये मान लीजिए ये स्टोमक बना नहीं, हालांकि थोड़ा सा, उसके बाद में छोटी आंत, ठीक है, ये यहां से असेंडिंग कोलोन, ये होगी डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड और रेक्टम, ठीक है। अब आपने क्या आपको पता है कि ये डिसेंडिंग कोलोन इस तरफ है ना, तो फ्लूइड किस तरफ जाना चाहिए, यहां से डालेंगे आप तो ये इधर जाना चाहिए। तो आप मरीज को इस करवट पे लेटाएंगे, लेफ्ट लेटरल पे लेटाएंगे, तब क्या होगा, ये पार्ट ऊपर हो जाएगा, है ना, ये पार्ट ऊपर हो जाएगा और ये पार्ट है वो नीचे हो जाएगा। तो ये मान लीजिए मरीज का हाथ है, तो मरीज को आप बोलेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटोगे तभी ये फ्लूइड है ये अंदर जा सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनेमा लगाना है तो कौन सी पोजीशन दोगे, तो लेफ्ट सिम्स, कारण समझ गए, क्योंकि ये इधर से घूम के आया हुआ होता है ना। इस तरफ आप लेटा दोगे तो ये यहां तक ही पहुंचेगा, ये यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, बट ग्रेविटी वापस खींच लाएगी, ठीक है। इस तरफ डालोगे तो ये आगे चला जाएगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोजीशन का नाम क्या है, लेफ्ट सिम्स, ठीक है, लेफ्ट लेटरल भी बोल सकते हो आप। टू टेक एडवांटेज ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन, जो हमने बात कर ली, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट सिम्स और लेफ्ट लाइंग पोजीशन फॉर द एनेमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पॉट्स दैट शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट विद आइलियोस्टमी। अब आइलियोस्टमी नाम मैंने आपको बताया था, आइलियोस्टमी कौन सा होगा, आइलियोस्टोमी। तो आइलियम का, टर्मिनल आइलियम का मुंह बाहर निकालना, टर्मिनल आइलियम या फिर आइलियम का मुंह बाहर निकालना, दैट इज स्टोमा ऑफ आइलियम, है ना। तो आइलियोस्टमी वाला, आइलियोस्टमी की क्या क्या परेशानी है, देखो एक तो क्या है कि ये मान लीजिए, फिर से हम बात करते हैं एक बार, है ना, ये स्टोमक, ये ड्यूडेनम, फिर ये छोटी आंत, छोटी आंत में लास्ट वाला पार्ट दैट इज आइलियम, है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम 3 पार्ट होते हैं।
सीकम हो गया, सीकम के बाद में असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन के बाद में ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन के बाद में डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद में सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल, ये सीक्वेंस होता है। अब क्या है कि आंत का आपने खाना खाया तो खाना खाते ही यहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट, डाइजेशन के साथ में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आंतों में, बड़ी आंत में मेनली एब्जॉर्प्शन ही होता है। तो जितना आप पास में लाओगे तो इतना क्या यहाँ पर फीकल मैटर है वो सॉलिड नहीं हुआ अभी तक, है ना, सेमी सॉलिड भी नहीं हुआ, वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो जितना पास आप स्टोमा बनाओगे, मतलब आंत का अगर मान लो सिग्मोइड कोलन का यहाँ का स्टोमा बनाया हुआ है तो वो कम परेशान करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ तक आते आते लगभग एब्जॉर्प्शन हो चुका है। ये फीकल मैटर यहाँ निकले चाहे यहाँ निकले, बहुत ज़्यादा ग्रोस फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ये यहाँ पर होगा तो और परेशानी, यहाँ पर होगा तो और परेशानी। और ये अगर मान लो छोटी आंत के मुंह पे बन गया तो यहाँ तक तो स्टूल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, यहाँ तक तो सारा लिक्विड ही है। और लिक्विड ज़्यादा निकलेगा तो लिक्विड के साथ में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है, सोडियम कम हो गया तो खराब, सोडियम बढ़ गया तो खराब, पोटेशियम बढ़ गया तो खराब, पोटेशियम घट गया तो खराब, है ना। यही तो हम पढ़ते रहते हैं 3-4 साल तक। तो ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है। ज्यादा किसमें होंगे तो जितना पास में, जितना प्रोक्सिमल स्टोमा होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होंगे मरीज के लिए उतना ही खराब होगा। तो आइलियोस्टमी वाले मरीज होते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस किस में ज्यादा होगा, तो अगर मान लो बात करेगा सिग्मोइड कोलन का दे दिया, ट्रांसवर्स कोलन का दे दिया और आइलियोस्टमी का दे दिया, तो पास में कौन सा है, आइलियम। आइलियम के पास मतलब छोटी आंत का जो हिस्सा या फिर जो आंत का पास वाला हिस्सा है उसमें ज्यादा परेशानी है। तो आइलियोस्टमीज आर मोर डेंजरस, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ज्यादा इसमें होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होंगे ज्यादा परेशानी। उसके बाद में गेम्स के बारे में जो पूछा गया था, फुटबॉल, आइस बॉल, हॉकी, जंपिंग वाले जो भी गेम करेगा उसमें क्या है कि ये छोटी आंत है, ये खिंच के बाहर आ जाएगी या फिर अंदर चली जाएगी, दोनों स्थिति में खराब है। खिंच के बाहर आने को हम क्या बोलेंगे, प्रोलैप्स, मतलब आउट, लिख देना कि कुछ बाहर आ गया तो उसको बोलेंगे प्रोलैप्स। और रिसीड, अंदर धस जाना, इनसाइड, कि स्टोमा था दिखना गायब बंद हो गया, मतलब क्या हुआ, अंदर चला गया, उसके लिए टर्म क्या रहेगी, रिसीड। बाहर आने को क्या लिखेंगे, प्रोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिपीट क्वेश्चन, विटामिन B12 के बारे में है। इसका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो हम लोगों ने बात करी थी, स्टोमक से निकलेगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, टर्मिनल आइलियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हीमोपोइटिक फैक्टर। ये हीमो जहां पर भी दिखता है ना, ये हीमोपोइटिक, पोइसिस का मतलब होता है जनरेट होना, हीमो और पोइसिस, पोइसिस मतलब जेनरेट होना, बनना, ठीक है। तो ब्लड, खून का फॉर्मेशन, बनना, ठीक है, दैट इज हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस के लिए क्या जरूरी है, ये विटामिन B12 जरूरी है। इसीलिए जो ये पेशेंट्स होते हैं इनमें कौन सा क्या हो जाता है, इनमें हो जाता है एनीमिया। एनीमिया मतलब मियाँ जी कम हो गए, कम हो गया, तो खून की कमी, दैट इज एनीमिया। हीमोपोइटिक फैक्टर इज एब्जॉर्ब्ड इन आइलियम फ्रॉम विच इट ट्रेवल्स टू बोन मैरो एंड स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब फिर से पोइसिस नाम आते हैं फॉर्मेशन, इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स। Next question is about emotional stress of any kind can stimulate peristalsis and thereby increase in the volume of drainage. So anticipate that any emotional stress can increase intestinal peristalsis during nursing care of ileostomy. ठीक है, स्ट्रेस में सारी खराब चीजें होती है, इसलिए आपको भी स्ट्रेस नहीं रखना है, फटाफट पढ़ाई करो और फटाफट सेलेक्ट हो, या फिर जो भी गोल्स अचीव करने वो अचीव करो, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे।
एफर्ट्स ज़्यादा डालने के लिए आपको क्या कैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, रट्टे वाली या कॉन्सेप्ट्स वाली? ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स वाली, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वाली क्या होगी, आपके लाइफ टाइम काम आएगी, आपको दिमाग में ज़्यादा गेन होगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीट क्वेश्चन है, दैट इज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आंत का एक हिस्सा दूसरे के अंदर चला जाता है, दैट इज टेलोस्कोपिंग। प्रोलैप्स ऑफ सेगमेंट इन बाउल इनटू ल्यूमेन ऑफ सेगमेंट ऑफ इमीडिएटली कनेक्टिंग सेगमेंट, ये हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्म इज वॉल्वुलस। वॉल्वुलस क्या होता है कि आंत का अपनी एक्सिस है ना। आंत क्या होती है, आंत जुड़ी हुई होती है, आंत की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऐसे होती है, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, है ना। अब आंत अगर मान लो ये है, इसका ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पे ये घूम जाए, ये ट्विस्ट कर जाए, है ना, टर्न कर जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्वुलस। इज अ ट्विस्टिंग ऑफ बाउल सेगमेंट ऑन टू इटसेल्फ। ये जो इसके एक्सिस है इस पे घूम गई, घूमते क्या होगा, ये यहाँ की ये घूमते ही कंटिन्यूटी चली गई और ये ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज हर्निया। हर्निया क्या है, हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन थ्रू वॉल दैट कंटेन्स इट। मतलब ऐसा डिफेक्ट, हर्निया क्या होता है, हर्निया इज अ डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है कि जो ऑर्गन जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे न होके वो दूसरी जगह घुस गया, है ना, एनक्रोचिंग इनटू अदर्स एरिया थ्रू ए वीक पॉइंट या एनाटॉमिकल डिफेक्ट, उसी को हर्निया बोलते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू वॉल दैट कंटेन्स इट, है ना, जिस कैविटी में ये रहता है उस कैविटी से बाहर आने को हम हर्निया बोलते हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल क्या होता है, आंत कहाँ होनी चाहिए, एब्डोमिनल कैविटी में होनी चाहिए, बट वह इंग्वाइनल रीजन से बाहर आ जाए तो दैट इज इंग्वाइनल हर्निया। एपिगैस्ट्रिक रीजन में कुछ बाहर नहीं आना चाहिए, सारी चीजें अंदर रहनी चाहिए, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहनी चाहिए, ऊपर कुछ बाहर आ गया, दैट इज एपिगैस्ट्रिक हर्निया, है ना। तो हर्निया क्या होता है, जिस कैविटी में जो ऑर्गन होना चाहिए उस कैविटी में ना होके बाहर की तरफ आ जाए, दैट इज हर्निया। उसके बाद में आता है डाइट फॉर कोलाइटिस। आइटिस लगते हैं क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन है तो आपको कैसी डाइट देनी है, उसके अकॉर्डिंग हाई प्रोटीन्स वाली। स्क्रैम्बल्ड एग, दिस लो रेजिड्यू एंड लेस इरिटेट टू कोलोन। Inflammatory process associated with colitis increases peristalsis, causing abdominal cramping, diarrhea and weight loss। ये बात हम कर चुके हैं बहुत बार। Next, that is rice and table salt is not irritating GI tract। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दही चावल, है ना, दही चावल खिलाते हैं ना, दही चावल, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, चावल क्या है, लेस इरिटेंट है। मिल्क, चीज एंड चॉकलेट कैंडी इरिटेट GI ट्रैक्ट। मिल्क इरिटेट करता है GI ट्रैक्ट को, क्यों, क्योंकि मिल्क को पचाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है और वो एंजाइम इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। मिल्क में क्या होता है, मिल्क अपने आप में कल्चर मीडिया भी होता है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह जो कोलाइटिस करवा रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। चीज, चॉकलेट, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे। वेट लॉस यूजुअली इज सीवियर विद क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज मैंने बोला कि अगर खराब स्थितियां ज्यादा देखनी है तो किस में मिलेंगी, क्रॉन्स डिजीज। पेन कोलाइटिस किस में मिलेगा, क्रॉन्स डिजीज। देयरफॉर वेट गेन इज प्रायोरिटी, है ना। वेट लॉस इज यूजुअली सीवियर इन क्रॉन्स डिजीज। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा लॉजिक याद होना चाहिए कि बीमारी खराब कौन सी, क्रॉन्स की अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स ज्यादा खराब है। तो माल न्यूट्रिशन किस में ज्यादा होगा, क्रॉन्स में ज्यादा होगा। क्रॉन्स में माल न्यूट्रिशन ज्यादा है तो एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा विटामिन या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स किस में देने हैं, तो क्रॉन्स में देने हैं। फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज अबाउट कौन सा कितनी एनर्जी देता है, ये आपको प्योर रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं हो सकता। दैट इज ग्रीन सैलेड इज अराउंड 95 किलो कैलोरीज, 95 कैलोरीज। 1 स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट 126 कैलोरी। 6 पीस ऑफ चिकन टेंडर्स इज 236 कैलोरीज। फ्रेंच फ्राइज 372। इसीलिए मोटापा बढ़ता है। वूपर्स विद चीज आते ही और कैलोरीज बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिपीट। अकल्ट ब्लड इन स्टूल में इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग सीन इन क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन और एडवांस एज में तो कैंसर। ये बात हम कर चुके हैं। अकल्ट ब्लड कहाँ मिलेगा, जहां पर भी आंतों में सूजन है या फिर जहां पर भी आंतों में कोई परेशानी है।
कोई कैंसर है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ कोलाइटिस। आइटिस लगते हैं, इन्फ्लामेशन लगते हैं, 5 चीजें, डॉलर, रूबर, ट्यूमर, केलर, लॉस ऑफ फंक्शंस। बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आंत है, आंत ज्यादा काम करेगी। डायरिया, द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस टेंड्स टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, उससे क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। ऐसे डायरिया को आपको लोपेरामाइड से रोकना है, नहीं रोकना। क्यों? रुकते क्या होगा, वो बैक्टीरिया या फिर जो कोलोनाइजेशन है वो अंदर रुकेगा और वो क्या सिस्टेमिक हो जाएगा। ऐसे में क्या करना है, सिर्फ एंटीबायोटिक्स, सपोर्टिव केयर और लेट द पेशेंट हील बाय इटसेल्फ। एंटीबायोटिक्स वगैरह की सहायता से डायरिया हो सकता है 1-2 दिन कंटिन्यू हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको आईवी फ्लूइड्स या ओरल जो भी लिक्विड्स आप अलाउ कर सकते हो वो कंटिन्यू रखना है, लोपेरामाइड नहीं देनी है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्यों होंगे, ये बात हो चुकी। इरिटेटिंग सब्सटेंस लाइक कोला इज मिनिमाइज और अवॉइड इन आईबीएस। कोला का ट्रेंड अपने यहाँ तो नहीं है, बट फॉरेन ऑथर्स की बुक है ये, एनक्लेक्स वगैरह, तो उनमें ये दे रखा है। तो कोला को क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। बिकॉज द कैफीन इन कोला केमिकली इरिटेट टू इंटेस्टिनल म्यूकोसा। कैफीन इज ऑल्सो प्रमोट सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये बात हम कर चुके हैं पहले, जहाँ पर भी वो आया था हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन के बारे में बात करी थी। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। सर्जरी से आप क्या ठीक कर सकते हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस। व्हेन द डिजीज बाउल इज रिमूव्ड द पेशेंट सिम्टम्स सीजेज, पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। क्रॉन्स में कर सकते हो, नहीं कर सकते, कारण क्रॉन्स कहीं से कहीं पर भी हो सकता है, तो पूरी थोड़ी निकाल देंगे हम। बाउल का सेगमेंट निकाला जा सकता है, पूरी बाउल नहीं निकाला जा सकती। पूरी बाउल निकाल दी तो उसमें क्या हो जाएगा, बाउल छोटी हो गई, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। नेक्स्ट इज अबाउट इन क्रॉन्स डिजीज द विटामिन्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटली, बिकॉज मैंने बोला था सप्लीमेंटेशन भी किस में ज्यादा करना है, क्रॉन्स में, क्योंकि सूजन कहाँ पर ज्यादा रहेगी, क्रॉन्स में। खराब क्या है, क्रॉन्स। मोर रैपिड एक्शन, ओरली पेशेंट ले नहीं पाएगा। आपको विटामिन क्यों देने हैं, विटामिन एक तो जल्दी पहुंचेंगे आईवी रूट से। आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में भी इनएडिक्वेट इन क्रॉन्स डिजीज, क्योंकि आंतों में क्या हो रखा है, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आइटिस, सूजन। सूजन आ रखी है तो एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैकबर्नीज पॉइंट। ये मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है, एक साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने दिया था कि ये अम्बलाइकस मान लेते हैं, ये डायफ्राम मान लेते हैं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस मान लेते हैं, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, चाहे आपको न लगे। अब क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर होगा, चलो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए नीचे वाला उठा देते हैं, ठीक है। अम्बलाइकस से एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। इमेजिनरी लाइन मतलब ये वास्तव में भगवान ने नहीं बनाई, ये हमने सोची, इमेजिन करा कि ये एक लाइन होती है। तो इसमें 1/3 और 2/3 पे क्या मिलती है, हमें अपेंडिक्स मिलती है ना। ये जंक्शन माना जाता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। 2/3 और 1/3 ये जो जंक्शन हुआ उसका, ठीक है। मैकबर्नी पॉइंट का फायदा क्या क्या है कि एक तो अपेंडिक्स यहाँ पे मिलेगा, अपेंडिक्स यहाँ पे पाया जाता है, तो इंसिजन सर्जरी कहाँ से करेंगे, तो इसी पॉइंट से सर्जरी करेंगे। इंसिजन को क्या बोलेंगे, मैकबर्नीज पॉइंट का इंसिजन, है ना। 2 प्रकार के इंसिजन होते हैं, रदरफोर्ड मॉरिसंस और ग्रिडायरन, ठीक है, वो बात की चीजें। तो ये 1/3 और 2/3 के जंक्शन पे हमें कॉमनली मिलता है मैकबर्नीज पॉइंट, इसको बोलते हैं। इसी पे अपेंडिक्स मिलता है, इसी पे सर्जरी का इंसिजन लगाया जाता है। इसी पे जब तक आप इंसिजन नहीं करते हो तो यहाँ पर पेन होता है। यह पेन अपेंडिसाइटिस में चालू कहाँ पे होता है, अम्बलाइकस पे तो स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ होता है, पेरी अम्बिलाइकल, मतलब पेरी मतलब चारों तरफ, अम्बलाइकस के चारों तरफ स्टार्ट होता है। और लोकलाइज कहाँ हो जाता है, तो लोकलाइज हो जाता है मैकबर्नीज पॉइंट पे आके रुक जाता है।
लोकलाइजेशन ऑफ पेन इज ऑन मैकबर्नीज पॉइंट। अब इस जगह पे आप दबाओगे तो इसके नीचे क्या है, अपेंडिक्स मिलती है, तो अपेंडिक्स में सूजन है तो आप यहाँ पे दबाओगे तो मरीज को दर्द होगा, और दबाकर जैसे छोड़ोगे तब मरीज का दबाकर छोड़ने पर पेन इंक्रीजेस। इसको हम क्या बोलेंगे, रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, तो ये मैकबर्नीज पॉइंट के फायदे समझ में आ गए। यहां पर अपेंडिक्स मिलती है, पहली चीज मैकबर्नीज पॉइंट होता है कहां पे, तो 2/3 और 1/3 के जंक्शन पे। 2/3 1/3 कैसे नापेंगे, तो अम्बलाइकस को आपने एक पॉइंट मान लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ASIS को मान लिया, जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट होता है। इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच ली, इमेजनरी लाइन, चाहे पेन से खींच लो। फिर इसको 3 हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में बांटो, 1/3 1/3 1/3। तो जो 1/3 है इधर वाला और ये 2/3 इधर वाला, इस जंक्शन को हम बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। यहीं पे अपेंडिक्स मिलती है, यहीं पे हम सर्जरी का इंसिजन लगाते हैं, और इसका पेन होता है वो मैक्सिमम यहीं पे होता है। दबाकर छोड़ने वाले पेन को हम रिबाउंड टेंडरनेस बोलते हैं। दर्द स्टार्ट कहाँ होता है, अम्बलाइकस के चारों तरफ होता है। अम्बलाइकस का अगर डर्मेटोम, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसका डर्मेटोम होता है T10, है ना, T10 लेवल पे स्टार्ट होता है, और ये लोकलाइज और आके फिक्स कहाँ होता है, मैकबर्नीज पॉइंट पे आके ये फिक्स हो जाता है। तो अब वापस से देखें, तो लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट abdomen over the appendix, the point is 1/3 of distance from the anterior superior ASIS, anterior superior iliac spine to umbilicus. Rebound tenderness is the area that indicates appendicitis. बात हो गई। Position after surgery performed appendix, आफ्टर सर्जरी ऑफ ए परफोरेटेड अपेंडिक्स। परफोरेटेड अपेंडिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये मान लेते हैं छोटी आंत का हिस्सा आया, ये अपेंडिक्स है, और फिर ये आगे वाला असेंडिंग कोलोन है। अब क्या है कि अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स इज ए ब्लाइंड ट्यूब। अब अगर ब्लाइंड ट्यूब है ना, तो ये ट्यूब है, ये ट्यूब में सूजन आ गई, यहाँ पे कुछ फिकोलिथ फंस गया, कुछ और फंस गया, ल्यूमन रुक गया, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो पेशेंट को जब इनिशियली पेन स्टार्ट होता है तब मरीज हमारे पास आ गया, हमने डायग्नोसिस कर लिया। अपेंडिसाइटिस की खासियत क्या होती है कि अपेंडिसाइटिस इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये कई बार सोनोग्राफी में भी नहीं आता, सिटी स्कैन में आ जाता है, बट सिटी स्कैन जनरली हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो अपेंडिसाइटिस क्या है कि अपेंडिसाइटिस अगर सर्जन को लगता है कि अपेंडिसाइटिस है तो वो ऑपरेट कर सकता है विदाउट सपोर्टिव रेडियोलॉजिकल, कि अगर मान लो यूएसजी में नहीं भी आया तो भी वो ऑपरेट कर सकता है ऑन द सस्पिशन ऑफ क्लिनिकल नॉलेज। तो इसमें मान लीजिए अगर मान लो वो अपेंडिक्स में स्वेलिंग थी और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट नहीं करा गया, तो इसमें क्या है कि ब्लाइंड ट्यूब होने की वजह से इस नली का जो टिप है ये फट सकता है, ये फट जाएगा, इसको हम बोलेंगे, फटने के बाद बोलेंगे परफोरेटेड अपेंडिक्स। अब जैसे फटेगा तो इसके अंदर का जो गंदा मटेरियल है दैट इज आउट, और दैट इज आउट तो एब्डोमेन का पुलिसमैन आएगा। एब्डोमेन का पुलिसमैन कौन होता है, ओमेंटम। तो ओमेंटम आएगा और ओमेंटम आके क्या करेगा, इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। अब ओमेंटम ने आके कवर कर लिया ताकि यहाँ की गंदगी यहीं रहे, गंदगी फैले नहीं। गंदगी अगर पूरे में फैल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड। भाई गंदगी है वो जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड पेरिटोनियम में है तो पेरिटोनाइटिस। ये क्या है, एक जगह पर है और बाकी जगह को क्या है इस पुलिसमैन ने कवर कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। आइटिस लग रहा है किसके लिए, पेरिटोनियल कैविटी के लिए। तो पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। तो ये कैसी है, पूरे में फैली हुई है कि एक रीजन में फैली हुई है, एक रीजन में फैली हुई है। एक रीजन में फैली हुई है तो लोकल है, तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। पूरे में फैल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
लोकलाइज पेरिटोनाइटिस। पोजीशन क्या देंगे इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली, तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम इसको देंगे सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन में क्या होगा, एड्स टू लोकलाइज ड्रेनेज टू लोअर एब्डोमिनल कैविटी एंड प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन थ्रू आउट द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, और नीचे की तरफ खींचेगी तो वो जो कलेक्शन होगा वो नीचे की तरफ एक जगह इकट्ठा होगा। अब आइटिस लगेगा तो सूजन आएगी, और पेरिटोनियल कैविटी की सूजन है तो उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो देखने को। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ पेरिटोनाइटिस सीन आफ्टर रप्चर्ड अपेंडिक्स। पेशेंट को क्या होगा, बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा, बिल्कुल आएगा। मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर विद इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की सूजन को हम क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। मांसपेशियां वहां की क्या होंगी, मांसपेशियां सांस के साथ में ऊपर नीचे होती हैं, बट ये क्या करेगा कि ऊपर नीचे होने पर दर्द हो रहा है तो ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ की मसल्स को टॉर्ट कर लेगा, मांसपेशियां खिंच जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिडिटी। मस्कुलर रिजिडिटी ओवर द अफेक्टेड एरिया इज ए क्लासिक साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस। और जनरलाइज पेरिटोनाइटिस होता है, उसमें क्या मिलती है, बोर्ड लाइक, ये लकड़ी का बोर्ड होता है ना, आप मारते हो टक 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 आवाज आती है, तो बोर्ड लाइक आप हाथ लगा के देखोगे तो ऐसा लगेगा लकड़ी का कोई बोर्ड है, उसके ऊपर आप हाथ घुमा रहे हो। तो बोर्ड लाइक किस में मिलती है, जनरलाइज्ड में। और लोकलाइज्ड में कैसी मिलेगी, एक जगह पर ही सूजन मिलेगी, इन्फ्लेमेशन मिलेगी, उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। रिबाउंड टेंडरनेस इज ए क्लासिकल सब्जेक्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस। छोड़ने पर दर्द बढ़ना, रिबाउंड होना, बाउंस बैक होना, रिबाउंड टेंडरनेस seen in patient with appendicitis. Next question is about high gluten diet avoid in malabsorptive syndromes like, जिन पेशेंट्स में ग्लूटेन का सीधा सीधा मतलब समझे तो जिनमें गेहूं होता है ना, तो ग्लूटेन डाइट इज अवॉइड इन सिंड्रोम्स, जिन सिंड्रोम्स में माल एब्जॉर्प्शन है, जैसे आईबीडी व क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो इन सब में क्या होना है, इन सब में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो आपको क्या क्या अवॉइड करना है, नूडल्स, ब्रेड विल कटलेट विद चीज, टर्की सैंडविच, रोस्ट बीफ सैंडविच, पिकल्स, होल मीट, सीरियल्स, चिकन ऑमलेट, सूप, ये सारे के सारे फॉरेन ऑथर्स ने दे रखे हैं। सिंपल भाषा में, गेहूं पच नहीं रहा है तो गेहूं नहीं खाना है, और नूडल्स नहीं खाने, ऐसी चीजें जो ब्लेंड मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इजीली टॉलरेबल हो, वो डाइट आपको एडवाइज करनी है। ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइज इन माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स लाइक, ग्लूटेन फ्री डाइट जिनमें ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी है, तो जहां पर भी हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जिससे जो चीज रिएक्शन करती है, बॉडी में कोई भी चीज अगर रिएक्शन कर रही है तो रिएक्शन से बचने का सबसे सही इलाज क्या होता है कि जो इरिटेंट है या फिर जो पॉजिटिव एजेंट है उससे अवॉइड करो, उससे दूर रहो। तो जो माल एब्जॉर्प्टिव सिम्टम्स सिंड्रोम्स है उनमें आपको क्या क्या नहीं देना है, तो ग्रीन बीन्स नहीं देनी, बेक्ड पोटैटो नहीं देने, चीज ऑमलेट विद चॉप्ड स्पिनच, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉर्न, फ्रूट जूस, ये सारे के सारे क्या है आपको नहीं देने। ये सिंपल आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे बेस्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट लिए जाते हैं उनमें ये ऑप्शंस दे सकता है। ग्लूटेन डाइट वाले कौन से होते हैं, तो बेरले, रे, ओट, व्हीट, गेहूं वगैरह जो है, गेहूं, ओट, रेज, इन सब में क्या है ग्लूटेन है, तो जिनमें ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी है फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनमें आपको ये चीजें नहीं देनी है, ठीक है। गेहूं वगैरह कई पेशेंट्स आप सुनोगे कि गेहूं नहीं पचते हैं, तो उसमें गेहूं नहीं देने हैं, गेहूं नहीं पचते हैं, ओट्स भी नहीं पचते हैं, बार्ले भी नहीं पचता है, तो ठीक है, तो उनमें ये आपको अवॉइड करना है। ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइज्ड इन माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, द डाइट शुड हैव हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, लो इन फैट एंड ग्लूटेन, ठीक है। तो ये वापस से वो चीजें रिपीट है। प्रोटीन इज नीडेड फॉर टिश्यू बाइंडिंग बिल्डिंग, ये हम पहले बात कर चुके। फैट ग्लोब्यूल्स टूल इज सीन इन माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, ये पहले बात हो चुकी। अनडाइजेस्टेड फैट इन फिशेज इज नोन एज स्टिएटोरिया, स्टिएटोरिया नाम याद रख लें,
fatty stools, steatorrhea, is associated with disease in the intestinal mucosa like celiac sprue. ये celiac sprue क्या है? ये ग्लूटेन हाइपरसेंसिटिविटी वाला ही celiac sprue होता है. Pancreatic enzymes deficiency, stools containing blood and mucus current jelly, ये वापस से इंटोसेप्शन वाला आ गया. Increased ammonia level indicate the liver is unable to detoxify, ये पहले हम बात कर चुके हैं कि लीवर का बेसिक फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन. तो अगर मान लो लीवर ये अमोनिया लेवल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब क्या है? लीवर खराब हो गया है. तो लीवर खराब होता है, उसके बाद सेकंड कौन सा होता है? रीनल होता है, जिसको हम दोनों साथ में मिलकर क्या लिखते हैं? हिपेटो रीनल सिंड्रोम. तो ये भी पूछा जा सकता है. नियोमाइसिन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एमोनिया फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन क्लीनिंग के लिए है. फिर एसेप्सिस के लिए हमने बात करी थी. क्लिनिकल इंडिकेटर फॉर लीवर सिरोसिस विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिपेटिक कोमा. क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या है लीवर सिरोसिस के लिए? जो पेशेंट हिपेटिक कोमा में जा रहे हैं तो इक्टेरस, पीलिया, जॉन्डिस, बाइल डिपॉजिट विद इम्पार्ट येलोइश टिंज, पहले बात कर चुके हैं, स्किन के नीचे जमा हो जाता है. क्लासिक साइंस ऑफ हिपेटिक कोमा. हिपेटिक कोमा वाले पेशेंट्स जनरली क्या होते हैं कि जो पहले पेशेंट को क्या था? एल्कोहलिक, जनरली एल्कोहलिक होते हैं, जरूरी नहीं हर बार हो. एल्कोहलिक था, लीवर फेल्योर में था, और उसके बाद में पेशेंट अचानक से पीलिया बढ़ा, और पीलिया बढ़ने के बाद मरीज बैकी बातें करने लग गया. तो वो क्या है? हिपेटिक कोमा. उसमें क्या क्या मिलता है? तो एक तो जॉन्डिस तो मिलेगा ही. ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो क्या करेंगे? सीएनएस में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. पेशेंट को फ्लैपी ट्रेमर्स आना चालू हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरिक्सिस. एस्टेरिक्सिस क्या होते हैं? फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स. फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, टिपिकल सीन इन हिपेटिक कोमा. अभी जो विजुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें पेशेंट को ऐसे फ्लैपी ट्रेमर्स के साथ में दिखा दिया, तो मतलब क्या है? क्या पूछने जा रहा है? एस्टेरिक्सिस. एन एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन हिपेटिक कोमा अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये पहले बात हो चुकी. फ्लैपिंग ट्रेमर्स एंड जनरलाइज्ड ट्विचिंग अकर इन द सेकंड स्टेज ऑफ दिस डिजीज. तो हिपेटिक कोमा में क्या क्या मिलेगा? डीप सीटेड जॉन्डिस मिलेगा, फ्लैपी ट्रेमर्स मिलेंगे, और पेशेंट कैसा होगा? इरिटेबल होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्यूब यूज्ड फॉर इसोफेजियल वेरिसेस इज सेंगरस्टन ब्लैकमोर ट्यूब. ये टिपिकल क्वेश्चन है, रट्टा मारने वाला है. सेंगरस्टन ब्लैकमोर ट्यूब क्या है? जो इसोफेजियल की जो वेरिसेस, मतलब जो इसोफेगस में जो नसें फूल के लटक रही थी, वो अगर ब्लीडिंग चालू हो जाए उनमें, तो पहला ट्रीटमेंट क्या है आपके पास रोकने का? तो याद रखना है आपको कि जहां पर भी ब्लीडिंग का पहला ट्रीटमेंट होता है अप्लाई प्रेशर, जोर लगा के धक्का, है ना. तो इसमें धक्का इसोफेगस में कैसे लगाओगे? हाथ से तो लगा नहीं सकते, गला दबा नहीं सकते. तो ऐसे में क्या कर सकते हो? सेंगरस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है, डाली, और इसमें क्या होता है? बलून होता है, उसको इन्फ्लेट कर दिया तो वो बलून क्या करेगा? इनको कवर कर लेगा, इन पर प्रेशर अप्लाई कर देगा. दिस ट्यूब इंक्लूड्स एन इसोफेजियल बलून दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन. बलून मतलब गुब्बारा है, यहाँ पे ट्यूब डाल के आपने बलून फुला दिया, तो वो क्या करेगा? उसकी दीवार पे उसको चिपका देगा. विच रिटार्ड्स हेमरेज. थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है. रिटार्ड्स हेमरेज मतलब अरेस्ट हेमरेज, ब्लीडिंग को रोक देगा. ब्लीडिंग को रोकने का कोई भी पूछे कि ब्लीडिंग कैसे रुकती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अप्लाई प्रेशर. चाहे आप सर्जरी में हो, चाहे आप इसोफेजियल वेरिसेस में हो, चाहे आप रेक्टल ब्लीड में हो, या XYZ कुछ में भी हो, है ना. सिर्फ एक जगह पे नहीं करना है. जहाँ पे ये थायराइड सर्जरी के बाद में अगर मान लो हेमेटोमा बन रहा है, तब आपको सूचर्स खोलने हैं, तब आपको गला नहीं दबाना है, तब आपको सूचर्स खोलने हैं. अवॉइड स्टूपिंग एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोसीजर्स. हेमोरेज आफ्टर इसोफेजियल वेरिसेस एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज टेंशन, प्रेशर. पोर्टल मतलब पोर्टल सिस्टम, जो पोर्टल सिस्टम होता है लीवर वाला, है ना. तो लीवर वाला सिस्टम है वो, उसमें अगर मान लो प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो इसोफेगस, एक जाएगा रेक्टम, और एक जाएगा अम्बलाइकस के आसपास. ठीक है. तो ये सारा का सारा क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन. तो इसोफेजियल वेरिसेस कहाँ दिखती हैं? तो पोर्टल हाइपरटेंशन में.
The increased pressure within the portal circulatory system causes increased pressure in areas of portal systemic collaterals, most important in the distal esophagus and proximal stomach. इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में टेंशन बढ़ेगी, तो इसको हम बोलेंगे, ये सिस्टम होता है जिसमें क्या है कि सारा का सारा सिस्टम आके लीवर में ड्रेन करना है, तो ये सारा का सारा सिस्टम इसमें लीवर में आके ड्रेन करना है, तो इसमें अगर प्रेशर बढ़ गया पोर्टल में तो इसको हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन से यहाँ पर वेरिसेस हो जाएंगे और हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, और अम्बलाइकस के आसपास में क्या मिल सकते हैं आपको, वेन्स मिल सकते हैं, डायलेटेड वेन्स अराउंड अम्बलाइकस, अम्बलाइकल वेन्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन पेशेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस बिगिंस टू कंप्लेन ऑफ इंक्रीज्ड एब्डोमिनल पेन और बिगिंस टू वॉमिटिंग। On assessment, the nurse notes that the abdomen is distended and bowel sounds are diminished. Notify the healthcare provider. हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कराने का मतलब क्या है, अपेंडिसाइटिस को हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अपेंडिसाइटिस का ट्रीट करने का दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं मेडिकली दवाइयों से जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, और दूसरा सर्जरी। तो जिनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे थे उनमें अचानक से दर्द बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपेंडिक्स है वो फट गई है, रप्चर्ड हो गई है, ये रप्चर्ड हो गई है, तो मतलब क्या हुआ, मरीज को आपको इमिडिएटली ऑपरेट करना है। तो इसमें सारी चीजें वैसे बता रहा है, दर्द बढ़ गया, उल्टियां चालू हो गई और पेट फूलना चालू हो गया, मतलब आंत भी रुक गई, आंतें सुस्त पड़ गई, पेट में दर्द बढ़ गया, मतलब ये अपेंडिक्स है ये फट गया, और उससे क्या हो गया है, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का आइटिस हो गया। अब नेक्स्ट है वो दैट इज अबाउट, वापस से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस पे है, तो उसमें क्या होता है, ग्रे ब्लू डिस्कलर्ड ऑफ फ्लैंक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेस ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक इज नोन एज ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन क्या होता है, ग्रेस ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक, फ्लैंक मतलब दोनों साइड की जो बगलें हैं उनमें कैसा डिस्कलरेशन हो जाएगा, ग्रेस या ब्लू डिस्कलरेशन, क्यों, हिमरेज की वजह से। क्यों, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में सूजन आई तो एंटीरियर वॉल पे नहीं दिख के लेटरल वॉल पे आपको दिखा, तो इसको टिपिकल क्वेश्चन है, दैट इज ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, रिजल्ट ऑफ पेनक्रेटिक एंजाइम लीकेज इनटू क्यूटेनियस टिश्यू फ्रॉम द पेरिटोनियल लीकेज। एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस, पेशेंट के जैसे ही आइटिस लगता है, ये पेनक्रियाज में लग गया तो क्या हुआ, पेनक्रियाज तो और भी खराब ऑर्गन है, तो पेनक्रियाज में लगते ही क्या हो गया, पेट में पेशेंट के गार्डिंग और टेंडरनेस मिलना चालू हो जाएगा। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट विच रेडिएटिंग टू बैक, मेनली तो बैक है ना, और लेफ्ट अपर भी, और साथ में दूसरा क्या मिलता है इसमें, अपर एब्डोमन का पूरा पेन। पेशेंट को अपर एब्डोमन में पेन है और बैक की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। और पता कैसे करोगे ये पेनक्रेटाइटिस है या पेप्टिक अल्सर भी तो हो सकता है, इनकी लोकेशन भी तो यही होती है। डिफरेंशिएट करने के लिए मरीज जब आगे झुकता है तब दर्द में आराम मिलता है, तो पेनक्रियाज कहाँ है, सीलियक प्लेक्सस पे रेस्ट कर रहा है, तो मरीज आगे झुकेगा तो उसका दबाव हटेगा, और उसका दबाव हटेगा तो मरीज को दर्द में आराम मिलेगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो पेप्टिक अल्सर से।